नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। क्या आप कम रिस्क में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं? क्या कुछ पैसा छोटी अवधि के लक्ष्यों के लिए और कुछ लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए रखना चाहते हैं? तो ऐसे में म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। म्यूचुअल फंड में आप जब चाहें तब निवेश कर सकते हैं। एक दिन से लेकर सालों तक निवेश करने की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन निवेश करते वक्त आपको बहुत सारी बातें ख्याल में रखनी चाहिए और वो बातें हम आपको बताते हैं अपने शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। ब्याज दर की चाल को देखते हुए कॉर्पोरेट बॉन्ड, बैंकिंग एंड पीएसयू या फिर मीडियम टर्म फंड, किसमें निवेश होगा फायदेमंद? फंड की रेटिंग बदलती रहती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए सही फंड कैसे चुना जाए? 15 साल में चाहिए 80 लाख रुपए, क्या 15,000 की एसआईपी से ये लक्ष्य पूरा होगा? और फंडनामा में आज हम जानेंगे कि आपको अपना पोर्टफोलियो कब रिव्यू करना चाहिए। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कैसे हैं आप? थैंक यू स्वाति, मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छी हैं। एकदम बढ़िया। पहला सवाल लेते हैं। वीके गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। गुप्ता जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। जी बताइए सर। अच्छा, मैंने कुछ डेट फंड लिए थे अभी अगस्त, पिछले ही महीने अगस्त में डेट फंड लिए थे, जिसमें मेनली आईडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसयू फंड है, जिसका एवरेज मेच्योरिटी पीरियड 2.57 ईयर है। इसी तरह आईडीएफसी शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड है, उसका 2.5 ईयर है। तो और एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू फंड है, जिसका एवरेज मेच्योरिटी पीरियड 2 ईयर है। ओके। तो किसी ने मुझे ये सजेशन दी है कि अब तो कि इंटरेस्ट रेट साइकिल के हिसाब से शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स जो है वो मैच्योर हो गए हैं और शायद इतना अच्छा रिटर्न नहीं देंगे, जबकि पेपर बहुत अच्छे हैं इनके और पास रिटर्न भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे सजेशन ये दिया गया है कि आप मीडियम टर्म में या डायनेमिक में या ऑल सीजन बॉन्ड फंड में स्विच कर जाइए। इसके ऊपर मुझे राय चाहिए थी कि क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि एक्सिस बैंकिंग पीएसयू फंड और एक्सिस डायनेमिक बॉन्ड फंड दोनों के पेपर्स तो बहुत अच्छे हैं और एक्सिस डायनेमिक बॉन्ड फंड की ड्यूरेशन, एवरेज ड्यूरेशन इज 8.5 ईयर और आईडीएफसी मीडियम टर्म की एवरेज ड्यूरेशन इज 4.5 ईयर। तो आपके खुद के निवेश का ड्यूरेशन क्या है गुप्ता जी? यही मुझे ड्यूरेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट कैन बी 5 ईयर 10 ईयर, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। 5 इयर्स। अच्छी बात यह है कि आपने पोर्टफोलियो देखा है इन सारे प्लान्स का। ये निवेशक बहुत कई दफा नहीं करते हैं। आपको उनका पोर्टफोलियो का मैच्योरिटी ड्यूरेशन मालूम है। लेकिन अब इसको मैच करना है आपके निवेश के ड्यूरेशन से। बताइए हर्ष, जो सलाह दी गई है वीके गुप्ता जी को, वो सलाह सही है या फिर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? वेल स्वाति, दो तरीकों से इन्हें देखेंगे ये इस पर्टिकुलर क्वेरी को। एक है एज एन इन्वेस्टर, आपने एकदम सही कहा कि इन्होंने इतनी अच्छी तरह अपने पोर्टफोलियो को देखा है जो बहुत ही कम इन्वेस्टर्स करते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और मैं दूसरे इन्वेस्टर्स को भी एनकरेज करूंगा कि ऐसा अपना अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो जरूर से पोर्टफोलियो के अंदर जाके उसकी पेपर क्वालिटी और ड्यूरेशन वगैरह देखें। अब दूसरा पहलू ये है कि ये इनका एक डेट इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक डेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने किया है। इसके लिए नहीं किया कि उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न इंटरेस्ट रेट के साइकिल को कैप्चर करना है। बेसिकली इंटरेस्ट रेट अगर गिर रहा है तो इन्हें चाहिए कि मुझे ज्यादा मुनाफा हो। और इसका दूसरा पहलू ये है कि जो इन्हें सलाह दी गई है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट आगे जाते हुए घटने वाला है तो क्यों ना उसका फायदा हम लें अपने इन्वेस्टमेंट में और एक मीडियम टर्म बॉन्ड फंड में शिफ्ट करें, जिनका सेबी मैंडेटेड जो ड्यूरेशन होता है वो 3 से 4 साल होता है जी। तो मैं शुरू से करता हूं ताकि ये बाकी दर्शक भी इस पर्टिकुलर क्वेरी को समझ सकेंगे। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है या बैंकिंग पीएसयू फंड है, इन दोनों में सेबी के मैंडेट के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट्स जो स्कीम को करनी होगी वो इस प्रकार है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में इन्हें 80% मिनिमम जो 80% है वो AAA रेटेड पेपर्स में करना होगा। बाकी का 20% का वो फंड मैनेजर कॉल ले सकता है कि उन्हें AA रेटेड, सिंगल ए या कोई भी करना है। बैंकिंग पीएसयू फंड का जो मैंडेट है वो ये है कि 80%
जो इन्वेस्टमेंट होगा वो या तो बैंक्स के पेपर में होगा, PSU या कोई भी पब्लिक फाइनेंस कंपनी के पेपर्स इन्वेस्ट करेंगे जी। इन दोनों स्कीम्स में सेबी ने ये नहीं कहा है कि आपका एवरेज मैच्योरिटी है, जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है फंड का, वो कितना होना चाहिए। ये फंड मैनेजर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो कई फंड है जिसमें 1 साल है और कई इसी कैटेगरी के फंड है जिसमें 8 या 10 साल के भी एवरेज मैच्योरिटी हो सकती है। मीडियम ड्यूरेशन फंड की बात की, इसका सेबी का जो मैथ है वो ये कहता है कि आप जो एवरेज मैच्योरिटी पोर्टफोलियो का होगा वो 3 से 4 साल का होना चाहिए। उसमें इन्होंने ये नहीं कहा है कि आपको AAA रेटेड, AA या कौन से पेपर करने हैं। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग पर्पस है। अब जो गुप्ता जी का सवाल है वो क्लियरली बोल रहे हैं कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट अभी IDFC शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड है, बैंकिंग PSU फंड्स है, इनमें जो मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ये मेरा डेट एलोकेशन है, मुझे कोई ऐसी कोई टाइमलाइन की रिक्वायरमेंट नहीं। तो फिर क्यों ये मीडियम टर्म में शिफ्ट करना चाहते हैं? इसी के लिए क्योंकि ये अनुमान लगा रहे हैं कि आगे जाते हुए इंटरेस्ट रेट घटेगा और इसका जो असर है वो असर जितना लॉन्ग टर्म पेपर्स में होता है उसका असर कम होता है शॉर्ट टर्म पेपर्स में। तो अगर इनका पोर्टफोलियो में 2 साल की मेच्योरिटी का इन्वेस्टमेंट है उसमें इनको फायदा कम मिलेगा और 3 से 4 साल की मेच्योरिटी वाले जो पेपर्स हैं उसमें फायदा ज्यादा मिलता है। तो गुप्ता जी मेरा आपके लिए सजेशन ये है कि अगर आप इस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं, अगर आप ये देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट आपको भी ऐसे लग रहा है कि आगे जाके घटेंगे और मुझे अभी शिफ्ट करना है डायनामिक बॉन्ड फंड में, ऑल सीजन बॉन्ड फंड में या मीडियम टर्म में, तो बेशक आप एक बार का शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए अगर आप ये पर्पस से शिफ्ट कर रहे हैं तो कभी भी ये अगर ये इंटरेस्ट रेट घटा नहीं या बढ़ गया तो आपको वापस शिफ्ट भी करना होगा। अगर आप ये सब चीज रेगुलरली नहीं करना चाहते तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड जिसमें आपने किया है वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आपका एवरेज मैच्योरिटी 2.2 ईयर्स का जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज से 2 साल के बाद ही वो नया पेपर लेंगे। एट एनी पॉइंट इन टाइम, आज 6 महीने बाद भी आप देखेंगे तो एवरेज मैच्योरिटी 2 साल का होगा। तो वो पेपर्स को अपने आप ही एडजस्ट करते रहते हैं। वॉलेटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड या कॉर्पोरेट या बैंकिंग PSU फंड्स जो हैं वो वॉलेटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम वॉलेटाइल होंगे एज कंपेयर टू प्योर ड्यूरेशन प्लेस। सो एज एन इन्वेस्टर मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप जहां हैं वहां बने रहें। अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका ड्यूरेशन 3 से 4 साल का ऑलरेडी है तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट का साइकिल का फायदा एनीवेज मिलने वाला है जी। तो मैंने आपको दोनों पहलू दे दिए, ये डिसीजन आप खुद अपने आप से लीजिए। गुप्ता जी बिल्कुल मुझे जवाब मिल गया है जी, तो मैं इस हिसाब से आगे फिर मैं चलूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अगला सवाल लेते हैं, जतन हमारे साथ जुड़ रहे हैं त्रिपुरा से। जतन जी नमस्ते, बताइए। सर आप सवाल भेजेंगे तो हम तो लेंगे ही, है ना। आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक है, बताइए कि आप SBI के इतने सारे फंड्स क्यों लिए हुए आपने? मैम ऐसे मेरे को इतना पता नहीं था, तो बैंक में गया था तो बैंक से ऐसे बोला। फर्स्ट में मैं 4 फंड में यूज किया था और इन्वेस्ट किया था, तो बैंक वालों ने बोला इसमें डालो, तो डाल दिया। फिर मेरे दोस्त ने बोला इधर से आके इस महीने से मैं SBI फोकस और हाइब्रिड फंड 2 ऑनलाइन में लिया, डायरेक्ट फंड। तो SBI का 6 फंड हो गया मैम। उसके बाद एक्सिस मिड कैप और ब्लू चिप 1 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद एक BSP ब्लैक स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड जी। तो मतलब इसमें मैं फंड अच्छा है कि नहीं है? 15 साल का है मैम। कितने साल के लिए निवेश कर रहे हैं? 15 साल के लिए। 15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं और कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंड है आपकी पोर्टफोलियो में। और क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं? 80 लाख का कॉर्पस चलते हैं। ओके, सबसे पहले तो इनके पोर्टफोलियो पे राय दे दीजिए क्विकली हर्ष, कि ये सारे फंड्स कैसे हैं और क्योंकि किसी की सलाह पे लिए गए हैं, कोई प्लानिंग के साथ नहीं लिया गया है। तो वेल स्वाति बहुत क्लियर है। हमने हमेशा से यही कहा है कि इतने सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ के आपका डाइवर्सिफिकेशन बोल के कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता। अगर आप जो पैसे जमा कर रहे हैं 15 या 16 हजार रुपए आप अगर जमा कर रहे हैं और उसके लिए आपने 9 फंड ले रखे हैं, इतनी जरूरत बिल्कुल भी नहीं। तो इनका पोर्टफोलियो हम थोड़ा क्लीनअप करेंगे, थोड़ा छोटा बना देते हैं। 9 की जगह हम 6 स्कीम्स अगर इनके पोर्टफोलियो में लाते हैं, जो पर्पस है वो भी पूरा हो जाएगा और इनके पास स्कीम्स भी कम हो जाएगी। तो मेरी सलाह इनके लिए यह है कि SBI मिड कैप में अपना SIP बंद करें और SBI मल्टी कैप में बढ़ा दें। तो मल्टी कैप इनके पास ऑलरेडी है, उसमें ये बढ़ा देंगे ये 2000 रुपए से। अच्छा। उसी तरह SBI स्मॉल कैप की स्कीम में बंद करें और SBI फोकस्ड फंड में ये 3000 बढ़ा दें। तो 2 स्कीम तो इनकी कंसोलिडेट हो गई जी।
एक्सिस म्यूचुअल फंड की इनके पास ब्लू चिप एंड मिड कैप दोनों स्कीम्स हैं। तो दो रख के मतलब नहीं है, इससे अच्छा आप एक काम करिए, एक्सिस का मल्टी कैप फंड ले लीजिए। तो मल्टी कैप फंड में मिड एंड स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों आ जाएगा। तो आपको एक एक्सक्लूसिव लार्ज कैप, एक्सक्लूसिव मिड कैप रखने की जरूरत नहीं है, एक्सिस मल्टी कैप ले लें। तो इस तरह इनके पास 6 स्कीम्स हो जाएंगे और सारे मार्केट सेगमेंट्स में इनका एक्सपोजर भी मिल जाएगा। ओके अभी इस वक्त मल्टी कैप में मतलब ये सलाह निकल कर आई है पिछले कुछ दिनों में कि थोड़े देर इंतजार करे, कोई नया निवेश मल्टी कैप में ना करे जब तक कि फंड हाउस की तरफ से क्लैरिटी ना आ जाए कि वो अपने मल्टी कैप में क्या कर रहे हैं। सेबी के नियम को वो फॉलो कर रहे हैं, 25% मिनिमम तीनों कैप्स में लगाएंगे या फिर वो शायद किसी के साथ मर्ज करेंगे या रिकैटेगराइज कर देंगे। तो ऐसे माहौल में क्या इस वक्त मल्टी कैप में निवेश करना इनके लिए सही रहेगा हर्ष? ये आपने सही कहा कि अभी हमने भी यही कहा है कि अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो एक बार रुक जाइए, ताकि आपको सब पता चलेगा कि ये नियम कानून के जो इम्प्लीकेशंस है फंड हाउस ने अपनी स्कीम्स का किया क्या है। लेकिन एक बात तय है कि सेबी ने ये कही है कि मल्टी कैप फंड अगर आप रख रहे हैं तो आपको तीनों कैटेगरीज में मिनिमम 25% करना है। अगर हम इनका अगर पोर्टफोलियो देखेंगे तो इनके पास स्मॉल कैप ऑलरेडी है, मिड कैप भी है और लार्ज कैप भी है। तो ये बहुत क्लियर है कि इन्हें तीनों कैटेगरीज में करना तो है ही। तो अगर ये मल्टी कैप में कर रहे हैं तो इन्हें तीनों एक ही जगह मिल गई। जैसे एक्सिस का इनके पास ब्लू चिप भी है और मिड कैप भी है जी, और मिड कैप में आप देखेंगे थोड़ा स्मॉल कैप का एक्सपोजर ऑलरेडी है और फंड हाउस भी एक्सिस ही है। तो अगर आप एक्सिस का मल्टी कैप ले लें तो आपको ऑटोमेटिकली वही सारी बेनिफिट्स मिल रही हैं जो आपको दो अलग अलग स्कीम रख के भी मिल रही है। तो क्यों ना हम कंसोलिडेट करके एक पर्टिकुलर स्कीम में ही कर लें। ओके, मेक सेंस। और ये डीएसपी स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड, उस पर कोई राय? देखिए, डेट के कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो ये रखा हुआ है, इसी के लिए मैंने इसे निकाला नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं कि इक्विटी डेट दोनों में एक्सपोजर होना चाहिए। तो डेफिनेटली डेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्कीम अच्छी है। ये बेसिकली इसके आगे वो ड्यूरेशन डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो फंड मैनेजर अपने हिसाब से ड्यूरेशन बनाता है। अच्छा। और डीएसपी एज अ फंड हाउस भी अच्छा है, सो देयर इज नो डाउट ऑन दैट पार्ट। और क्विकली इस निवेश से 15,000 15 साल के लिए अगर निवेश कर रहे हैं तो क्या इनका जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा 80 लाख का? देखिए, अगर हम एवरेज वेटेड पोर्टफोलियो का रिटर्न देखते हैं, क्योंकि एसआईपी है और 90% इनका इक्विटी में ही जा रहा है, अगर हम अनुमान लगाएं कि आगे जाते हुए अगर इन्हें 12 या 14% के हिसाब से अगर रिटर्न मिलता है, जो काफी पॉसिबल है, अगर 15 साल का एसआईपी देख रहे हैं हम, ये पॉसिबल है। तो अगर हम 12 और 14% देखें तो अगर 15 साल बाद ये अनुमान लगा सकते हैं करीबन 70 लाख से 90 लाख के बीच में है राशि जमा हो सकती है। तो आई थिंक जो 80 लाख का इनका टारगेट है वो पूरा होने का बहुत ज्यादा है उसके। ओके, चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और हम जवाब देने की कोशिश पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। अगला सवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमेध जी, फोन लाइन पर हैं। सुमेध जी, कहां से बात कर रहे हैं? हाँ मैडम, मुंबई से बात कर रहा हूँ। मुंबई से बात कर रहे हैं। आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि हम लोग टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो रेकमेंडेड होते हैं वो खरीदते हैं और फिर 2-3 साल के बाद उनकी रेटिंग कम हो जाती है, 4 से 2 पर आ जाती है, फिर हमें फिर वापस ऐसा लगता है कि टॉप रेटेड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कैसे ऐसे सिलेक्ट करें कि हमें लॉन्ग टर्म तक हाईली रेटेड फंड्स में ही इन्वेस्ट करने का मौका मिले? किसने कहा है आपसे कि आपको हमेशा टॉप रेटेड फंड्स में ही निवेश करना चाहिए? नहीं मैडम, ऐसा नहीं। कोई अगर रेकमेंड करता है कि ये टॉप रेटेड फंड है तो उसी में बेसिकली रेकमेंडेड फंड जो भी फाइनेंशियल प्लानर से वो देते हैं, तो उसका 3-4 साल के अंदर वो फंड अंडर परफॉर्मिंग हो जाता है और फिर कहते हैं कि आप इसको रिव्यू करना चाहिए 1 साल बाद, 6 महीने बाद कि आपका फंड कैसा कर रहा है, या फिर आपको स्विच करना चाहिए। तो मैम ऐसे अगर 2-3 साल में करेंगे तो आपके 15-20 फंड हो जाएंगे, जो एक्चुअली ऑपोजिट है, जो बोलते हैं कि मैक्सिमम 4 से 5 फंड होने चाहिए आपके पास। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। और अगर अंडर परफॉर्मर को वैसे ही रखा जाए तो फिर वो तो और अंडर परफॉर्म करते रहेगा। हर सभी फंड जैसे मार्केट साइकिल होता है वैसे ही फंड्स का भी एक साइकिल होता है। वो एक बार को सब एक जमाने में HDFC टॉप 100 सभी के रिकमेंडेशन में था, अभी वो एकदम गायब है।
तो वो फ्लेवर ऑफ ईयर कह लीजिए या ईयर्स कह लीजिए और फिर वो गायब हो जाता है। वैसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है निवेशकों के लिए कि भाई अगर 2006, 8, 10 में निवेश शुरू किया था उस फंड में और अभी वो उसको 2 स्टार दिखता है किसी किसी वेबसाइट पे या रेटिंग एजेंसी देती है, तो उनका जो भरोसा होता है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। क्या करना चाहिए? ये सुमेध जी और स्वाति जो आप कह रहे हैं वो एकदम सही है। इनफैक्ट ये सबसे बड़ा चैलेंज है एडवाइजर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी जी। कि आज जो हम देख रहे हैं कि जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, आज का परफॉर्मेंस भी हम हिस्ट्री देखते हुए देते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 साल या 2 साल का देखते हुए हम रिकमेंडेशन देते हैं और वो अचानक आप देखेंगे 2-3 साल बाद वापस ये हिस्ट्री इतनी खराब हो जाती है उनके अचानक कि इनका रेटिंग्स भी खराब हो गया, परफॉर्मेंस भी खराब हो गया। तो हर एक चीज का साइकिल आता है, ये हमें समझना है और ये एक्सेप्ट कर लेना है कि मार्केट का साइकिल आता है, फंड मैनेजर का भी साइकिल आएगा, फंड हाउस का भी चेंजेस होंगे, तो ये बदलाव होते रहेंगे। अब हम इसे डील कैसे करें, वो एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है जी। सो आपको क्या करना है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो ऑब्वियसली शुरू करते वक्त तो आप यही सोचेंगे कि मैं 4 या 5 स्कीम में ही करूंगा और आगे जाते हुए जैसे सुमेन जी ने कहा कि अगर हम स्कीम चेंज करते हैं तो पुरानी स्कीम भी हमारे पोर्टफोलियो में रहती है और बढ़ती जाती है, ऐसे 15-20 स्कीम्स हो जाती हैं। तो जब आप रिव्यू करते हैं ना सुमेश जी, तो ध्यान रखिएगा कि एक है कि अगर आपकी स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है और अगर उसमें ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए भी सुधार होने की गुंजाइश कम है, तो आप उस स्कीम से पूरा निकलते हैं, सिर्फ एसआईपी बंद नहीं करते। अब वहां से पूरा निकल के पूरा फंड भी स्विच कर सकते हैं। तो आपकी स्कीम्स तो 4 ही रहेंगी, पुरानी स्कीम को आप टोटली बंद करते हैं। ये नहीं कि पुराना जितना फंड वैल्यू उसमें पड़ा रहने दे, आगे की एसआईपी कहीं और करें। तो ये एक तरीका है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई आपके पोर्टफोलियो में कम स्कीम्स हों। दूसरा चीज ये है कि कभी भी आप कोई भी एक्टिवली मैनेज फंड में अगर करते हैं जिसमें फंड मैनेजर अपना कॉल लेता है, रिसर्च टीम डिसाइड करती है कौन से शेयर्स खरीदने नहीं खरीदने, ये दिक्कत आगे जाते हुए भी होने वाली है। ये मान के नहीं चल सकते हमें कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा कि आगे जाके तकलीफ नहीं होगी। एक सोल्यूशन है, अगर इस प्रॉब्लम से आपको रियली छुटकारा पाना है तो वो है पैसिवली मैनेज फंड्स। इंडेक्स फंड्स अगर आप ले लें तो आपको ये जो प्रॉब्लम है ये कम से कम नहीं आएगी। तो इसी की वजह से हम देखेंगे कि पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड्स इतने पॉपुलर होते जा रहे हैं। धीरे धीरे लोग वही प्रेफर कर रहे हैं कि हमें ये फंड मैनेजर बायसेस नहीं चाहिए, हमें ये बार बार उतार चढ़ाव हमारे पोर्टफोलियो में नहीं चाहिए, हम इंडेक्स फंड ले लेते हैं, कम से कम हमें ये डर नहीं होगा कि हमारा फंड मैनेजर अच्छा कर रहा है कि नहीं। तो ये एक सोल्यूशन है जो इस प्रॉब्लम को परमानेंटली आपके पोर्टफोलियो के लिए सॉल्व कर सकता है। और अगर आप इसे मानते हैं आगे जाते हुए तो रिव्यू करिए अपने पोर्टफोलियो को। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के भूल सकते हैं कि भाई मैंने डाल दी भूल दी, ऐसी नहीं। आपको रिव्यू करना होगा और पूरे फंड को स्विच आउट करके दूसरे फंड में कर लीजिए ताकि आपका नंबर्स जो 5-6 स्कीम से उतनी ही बरकरार। ओके सुमेध जी, क्लैरिटी मिल गई सर? यस, एक जस्ट एडिशनल सवाल था। जैसे अभी एसबीआई ब्लू चिप फंड और एल&टी इमर्जिंग बिजनेसेस फंड, ये काफी टॉप रेटेड फंड थे और 2-3 साल बाद ये अभी एकदम 2 स्टार 1 स्टार पे हो गए। अभी हम लोग इससे अगर पूरा निकलते हैं और आगे जाके फिर 3-4 साल के बाद फिर ये टॉप रेटेड हो जाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है। बट आपने जो एक इंडेक्स फंड का सुमेध जी देखिए, मेरे एक्सपीरियंस में मैं आपको बता दूं कि हर फंड चाहे उसकी रेटिंग कैसी भी हो, अगर आप 10 या 15 साल का उसका रिटर्न चेक करते हैं ना तो वो 10% से ऊपर का रिटर्न दिखाता है। खराब परफॉर्मिंग फंड की, खराब रेटेड फंड की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है कि हर 3 साल के बाद आपको चेंज ही करना है। तो ये पूरा आपके एसेट एलोकेशन और आपके फाइनेंशियल गोल्स पे भी निर्भर करेगा, है ना? यस। चलिए, यहाँ पर हम सवाल जवाब का सिलसिला खत्म करते हैं और रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। और इस हफ्ते फंडनामा में हम एक सवाल पे फोकस कर रहे हैं जिसके बारे में इनफैक्ट हम थोड़ी देर पहले बात कर ही रहे थे कि भाई रिव्यू कैसे करें पोर्टफोलियो, कब करें। बाय एंड होल्ड का जो अप्रोच होता है स्टॉक मार्केट में वो क्या म्यूचुअल फंड निवेश में नहीं हो सकता, या होता है या नहीं होता है? तो हर्ष बताइए, 2 चीजें हैं, एक तो होता है पोर्टफोलियो रिव्यू करना और एक होता है मॉनिटर करना, राइट? हम लोग को लगता है कि हम जो रिटर्न चेक कर रहे हैं लगातार वही रिव्यू भी है, वही मॉनिटरिंग भी है, लेकिन ये गलत है। करेक्ट? करेक्ट, दैट्स राइट। तो उसे सही कैसे करें, सही अप्रोच क्या होगा?
वेल देखिए, आप एक रिव्यू क्या होता है और एक मॉनिटर क्या होता है। सो मॉनिटर ये होता है कि आप जब अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं, अपनी स्कीम को देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये स्कीम में मैंने इन्वेस्ट किया है। अब ये स्कीम का आप जब रिव्यू करते हैं कि भाई ये स्कीम क्या कर रही है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसका रिटर्न देखेंगे कि ये फंड ने कितना परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू व्हाट। ये बहुत जरूरी है कि आप उसे पहले अपने उस स्कीम की बेंचमार्क से ही कंपेयर करेंगे कि अगर एक फलाना फंड है जिसने कहा कि मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स को मैं बेंचमार्क कर रहा हूं, तो ये फंड ने अपने इंडेक्स के साथ में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, और ये आपको अलग अलग टाइम पीरियड में देखने। ये नहीं देखना कि पिछले एक साल का क्या आप उसमें छोड़ दें। आप ये भी देखेंगे जब मार्केट गिर रहा था तो उस समय क्या किया, मार्केट बढ़ रहा था तो क्या किया, तो आप अपने उसके बेंचमार्क से करेंगे। फिर दूसरा कंपैरिजन आप इस चीज का करेंगे कि इस अगर लार्ज कैप फंड में मैं कर रहा हूं कंपैरिजन, तो लार्ज कैप कैटेगरी एवरेज क्या है। अक्सर हम ये देखते हैं जब आप कोई भी वेबसाइट पे जाके आप फंड परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं, आप देखते हैं कि आपका फंड जो है वो चौथे नंबर पे है, तो आप क्या बोलते हैं मेरा चौथे पे क्यों है, मेरा फर्स्ट नंबर पे क्यों नहीं है। तो आपने कंपेयर किसे किया, टॉप परफॉर्मर इन दैट पर्टिकुलर पीरियड जो भी आपने सिलेक्ट किया। आपको क्या देखना है कि इस कैटेगरी में अगर 25 फंड है तो 25 फंड का एवरेज क्या है, और मेरा फंड अगर कैटेगरी एवरेज से बेटर है और बेंचमार्क से बेटर है, तो आई थिंक यू आर इन सेफ टाइम्स। नहीं तो क्या होगा, आप बार बार उसको चेंज करते रहेंगे। जो अभी हमने सवाल लिया था वही आपके साथ होगा। दूसरा है, अगर आप पोर्टफोलियो लेवल पे भी रिव्यू करना चाहिए। ये तो स्कीम लेवल रिव्यू होगी, अभी आप पोर्टफोलियो लेवल रिव्यू देखिए। पोर्टफोलियो में क्या होता है, जब आपने शुरू किया था इन्वेस्ट करना, आपने ये सोचा था कि मैं इतना रुपया इक्विटी में लगाऊंगा और इतना डेट में लगाऊंगा। फिर आपने क्या किया, इक्विटी के अंदर आपने एक और एलोकेशन निकाला कि मैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इतने रुपए जमा करूंगा, मतलब 10%, 15%, 50% जो भी आपने एलोकेशन लगाया था। अब जब आप पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, आपको ये देखना है कि ओरिजिनली जो आपने इक्विटी और डेट एलोकेशन किया था, क्या वही रेशियो आज भी मेंटेन करने की जरूरत है कि आपको वो रेशियो चेंज करना है। हो सकता है आपकी रिस्क प्रोफाइल बढ़ गई हो और आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो इक्विटी में आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, जैसा भी आपका सिचुएशन होगा। दूसरा आपको देखना है कि आपने शुरू किया था जब मेजर एलोकेशन आपने लार्ज कैप में लगाया था और थोड़ा आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में किया था, तो हो सकता है वो प्रोफाइल भी चेंज हो गई आपकी और आपको वो भी चेंज करना है। तो पोर्टफोलियो रिव्यू करना भी जरूरी है और उसके अंदर जो स्कीम रिव्यू करना भी जरूरी है। अक्सर हमने देखा लोग खाली स्कीम रिव्यू कर लेते हैं और अपना एलोकेशन रिव्यू करते ही नहीं है, तो वो भी गलत है। ओके, अच्छा, आपने लिखा है कि बताया हमें कि SIP को 2 साल में एक बार रिव्यू करना चाहिए, दैट इज द राइट अप्रोच, और जो एकमुश्त निवेश है वो साल में एक बार या फिर हर 6 महीने पर, ऐसा क्यों? देखिए स्वाति, अगर आप SIP कर रहे हैं तो SIP सीधी सी बात है, मार्केट वॉलेटिलिटी से आपको इम्यूनिटी इन दैट सेंस मिल जाती है। आप SIP क्यों करते हैं? 2 कारणों से। एक है कन्वीनियंस, मेरे पास पैसे ही हर महीने आने वाले हैं तो मैं उसे जमा हर महीने कर रहा हूँ जी। दूसरा तरीका है, लोग SIP या STP क्यों करते हैं, मुझे मार्केट में एक साथ पैसे नहीं लगाने, मैं हर लेवल पे खरीदते जा रहा हूँ। तो आपने मार्केट वॉलेटिलिटी का जो एलिमेंट है वो तो आपको नेगेट कर दिया, लेकिन उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब क्या हो गया, खाली स्कीम की परफॉर्मेंस पे आ गया। अब स्कीम में भी जब आप पैसे लगाना शुरू किए हैं, अगर आप SIP के जरिए कोई स्कीम में आपने शॉर्टलिस्ट करके पैसे जमा किए हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने जब स्कीम शॉर्टलिस्ट की तो कुछ तो आपने सोचा होगा उसके बारे में। अब उस स्कीम को आप 2 साल का वक्त अगर नहीं देंगे पूरा इवन आउट होने के लिए, क्योंकि आपका एवरेज भी होना है, पैसे एवरेज होने में आपको 2 साल तो लगेंगे ढंग का एवरेज मिलने में, तो 2 साल में आप करेंगे। अगर आपने लमसम पैसे लगाए, मान लीजिए आपने 5 लाख 10 लाख रुपए एक साथ जमा कर दिए, अब क्या होगा, मार्केट वॉलेटिलिटी को भी ध्यान रखना है आपको और स्कीम के परफॉर्मेंस को भी देखना है कि मार्केट के साथ में वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। मान लीजिए मार्केट 10% गिरा और आपका फंड 20% गिर चुका है जी, तो आप डेफिनेटली उसमें एक्शन लेंगे, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी एक पॉइंट हो गया और स्कीम की परफॉर्मेंस भी हो गई, तो शायद उससे आपको 6 महीने में भी देखना पड़े या 1 साल में एक बार रिव्यू कर लें तो बेटर। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और आप भी चाहते हैं अगर कि आपके सवाल के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स दें, तो आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। सवाल कहाँ भेजेंगे वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखिए कि जब भी आप हमें सवाल भेजते हैं तो प्लीज अपना नाम और नंबर जरूर लिखिए। नंबर इसलिए क्योंकि हमें आपके सवाल को और बेहतर तरीके से समझने में आपसे बात करके मदद मिलती है। तो बस फिलहाल शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।